Hello, let's begin with the topic ozone layer depletion, causes, effects and controls. ओजोन को क्या होता है? ओजोन इज़ ए गैस जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैसीज पार्ट जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और सिंपली ये ओजोन क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो ओजोन बनाता है। इसको डोनेट करते हैं O3 की फॉर्म में। तो ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर के 2 रीजन में मिलता है मेनली। एक कहाँ मिलता है? ट्रोपोस्फियर में, जहाँ इसकी परसेंटेज कितनी होती है? 10%। और ट्रोपोस्फियर कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंट है? अगर हम पोलर रीजन को देखें तो ट्रोपोस्फियर 0 से 8 किलोमीटर तक होता है। और इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फियर 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंड होता है इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर थर्मल एक्सपेंशन होती है, गैसेस ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, उसकी इस वजह से ट्रोपोस्फियर की हाइट ज़्यादा होती है। तो पीपीएम के पार्ट्स पर मिलियन में भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन की कंसनट्रेशन ट्रोपोस्फियर में कितनी होती है, तो वो है 0.05 पीपीएम। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होता है उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। वो एक्ट करता है एज ए पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट होता है, कोई बेनिफिशियल नहीं होती ट्रोपोस्फेयर में। बेनिफिशियल कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की परसेंटेज कितनी होती है? 90%। जो ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ओजोन का कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरी लेयर है अर्थ सरफेस से। ट्रोपोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर की जो दूसरी लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जो कि लगभग फैली होती है 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फीयर का जो टॉप होता है, ट्रोपोपास, वहाँ से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक फैली होती है स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन की कंसंट्रेशन वहाँ पर पीपीएम की फॉर्म में कितनी है? 10 पीपीएम, जबकि ट्रोपोस्फीयर में हमने देखी थी 0.5 पीपीएम। तो मैक्सिमम जो ओजोन मिलता है, ओजोन की वो कंसंट्रेशन होती है बिटवीन 25 टू 40 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में 25 से 40 किलोमीटर के पोर्शन में ओजोन के जो मालिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उनकी। तो इस पार्ट को, स्ट्रेटोस्फीयर को, जहाँ ओजोन की अमाउंट ज़्यादा होती है, इस पोर्शन को हमने नाम दिया है ओजोन लेयर। इसको कहते हैं हम ओजोन लेयर और ओजोनोस्फीयर, जहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ओजोन की। तो इसमें हम ये फिगर देख पा रहे हैं, तो ये अर्थ है। तो अर्थ के सराउंडिंग में सबसे पहले जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। तो हमारे लिए इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं हम 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक का बताया हुआ है। और इस स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ही एक लेयर दिख रही है, ये ग्रे कलर की हमें, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और ये मैक्सिमम कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है? 25 से लेकर 35 से 40 किलोमीटर तक इसकी कंसनट्रेशन O3 मालिक्यूल की ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। तो क्या होता है कि ओजोन लेयर को डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम 1913 में बाय चार्ल्स फेबरी एंड हेनरी ब्यूसन ने। और ओजोन लेयर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया था ब्रिटिश मेटोलॉजिस्ट थे GMB डॉब्सन, जिन्होंने ओजोन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया था। उन्होंने क्या किया था? एक स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप किया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन को ग्राउंड से मेज़र किया था स्पेक्ट्रोमीटर से। तो उनके ऑनर में ही ओजोन की थिकनेस को मेज़र किया जाता है डॉब्सन यूनिट में, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DU। और 1974 में क्या हुआ? ये साइंटिस्ट थे मोलिना और होलैंड, जिन्होंने क्या किया, नेचर मैगज़ीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया था और ये बताया था कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक फ्रियॉन गैसेज है ये, जो कि स्प्रे बॉटल्स, रेफ्रिजरेशन और प्लास्टिक फॉर्म वगैरह से रिलीज़ होती है। तो इन्होंने बताया था और इसी के बेस पर बाद में क्या हुआ, 1985 में कुछ साइंटिस्ट ने ओजोन होल को डिस्कवर किया और 1995 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनकी डिस्कवरी पर, जिन्होंने, क्योंकि इन्होंने बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन को डिप्लीट कर रही है। तो जब ओजोन नहीं होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, वो
सन से जो आती हैं वो अर्थ सरफेस पर पहुंच जाएंगी और वो स्किन कैंसर, आई के अट्रैक्ट्स और बाकी ये एडवर्स इफेक्ट प्लांट्स और क्रॉप्स और ओशन जो प्लैंटन है उन पर डाल सकते हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, एज ए शील्ड एक्ट करती है अर्थ सरफेस पर, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उनको रोकती है। ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या वेवलेंथ के हिसाब से यूवी रेडिएशन 3 तरह की होती हैं, इसको क्लासीफाई 3 तरह से करते हैं हम। और साथ ही साथ में ये क्या करती हैं कि इसको ये भी देखते हैं कि कितना पेनिट्रेट कर पाती हैं स्किन के अंदर। तो उस हिसाब से 3 तरह की ये होती हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं यूवी रेडिएशंस वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वेवलेंथ की वो उनसे। तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या करती हैं, लेकिन ये लेस पेनिट्रेट कर पाती हैं स्किन के अंदर। यूवी रेडिएशन जो यूवी रीजन है वो उनकी वेवलेंथ का रेंज होता है 100 टू 400 नैनोमीटर इसका रेंज होता है। और ये 3 बैंड्स में यूवी रीजन जो है 3 बैंड में डिवाइड किया गया है। पहला आता है यूवी सी, ये जो कि जिसको बोलते हैं फार अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसका रेंज होता है 100 से लेकर 280 नैनोमीटर। दूसरा आता है यूवी बी रेडिएशन, जिसको मिडल अल्ट्रा वायलेट लाइट भी कहते हैं, इसका रेंज होता है 280 टू 215 नैनोमीटर। और तीसरा जो बैंड होता है उसको बोलते हैं यूवी ए, जिसको नियर अल्ट्रा वायलेट लाइट भी बोलते हैं, और इसका रेंज होता है 315 टू 400 नैनोमीटर। शॉर्ट वेवलेंथ की जो यूवी सी रेडिएशंस होती है ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये जितनी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ वाली हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। लेकिन ये यूवी सी रेडिएशन कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर ली जाती है, फ़िल्टर कर ली जाती है भाई एटमॉस्फेयर में। जो ओजोन है लेयर है ऊपर और ऑक्सीजन मालिक्यूल हैं उनके द्वारा वहाँ अपर अर्थ सरफेस पर ये कम्प्लीटली ऑब्जर्व हो जाती है। अर्थ सरफेस पर यूवीसी नहीं पहुँच पाती। दूसरी जो मीडियम वेवलेंथ की होती है यूवी बी रेडिएशंस, ये क्या करती है, ये कुछ पेनिट्रेट कर सकती है स्किन सुपरफिशियल स्किन लेयर में, है डीप तो नहीं कर पाती। लेकिन ये क्या है, इसका ये भी मैक्सिमम क्या होती है, ये भी ऑब्जर्व कर ली जाती है अपर एटमॉस्फेयर में। लेकिन इसका 2 से 3% का पोर्शन यूवी बी रेडिएशन का वो अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है। और ये क्या होती है, ये डेडली हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, जिसमें जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करती है, म्यूटेशन करती है, कैंसर करती है और बाकी अबनॉर्मलिटीज़ करती है, बड़ा नुकसान करती है यूवी बी रेडिएशंस। जो तीसरी होती है यूवी ए रेडिएशन, ये अप्रॉक्सीमेटली इसका 95% पोर्शन जो है वो अर्थ सरफेस पर पहुंचता है, ये ऑब्जर्व नहीं होती और ये डीपर तक पेनिट्रेट कर पाती है, लेकिन ये उतनी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो जब हम तीनों में देखें, अगर यूवी सी में, यूवी बी और यूवी ए में, तो सबसे जो डेंजरस है जब क्वेश्चन आता है, जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाती है वो पहुंचाती है यूवी बी जो रेडिएशंस होती हैं। ये सबसे जिसका रेंज होता है लगभग 280 टू 315 या 20 तक नैनोमीटर का जो है रेंज है, ये सबसे डेंजरस रेडिएशंस होती हैं, ये सबसे नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये पहली जो है ये यूवी ए रेडिएशन है, जो कि सीधा कोई ऑब्जर्व नहीं हो रही और सीधी अर्थ सरफेस तक पहुँच रही है। और दूसरी हम देख रहे हैं यूवी बी रेडिएशन, जो लगभग वहाँ ऑब्जर्व हो रही है और छोटा सा थोड़ा सा 2 या 3% पोर्शन अर्थ सरफेस पर आ पाता है और यही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। तीसरी जो हम देख पा रहे हैं यूवी सी रेडिएशन, और ये क्या है, ये ऊपर ही ऑब्जर्व हो जाती है ओजोन के लेयर के द्वारा और नीचे अर्थ सरफेस पर ये नहीं आती। अब हम ये देख पा रहे हैं कि क्योंकि अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ क्या दिखती है, ब्लू दिखती है, तो इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में एक सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पास वाला जो ग्रह सन के पास है जो मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर उसके बाद आता है मार्स, तो और फिर आगे जो है जुपिटर वगैरह। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सोलर सिस्टम का है वो है अर्थ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ है। और लाइफ पॉसिबल क्यों है अर्थ के ऊपर, एक तो वाटर है, ऑक्सीजन है, और साथ ही साथ में उतना ही सिग्निफिकेंस है ओजोन लेयर है अर्थ पर। तो बाकी जो रीजन हैं, प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, उन पर ओजोन लेयर
नहीं है। तो जैसे कि हम फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कि हमने जाना है दुनिया बसानी है मार्स पर, तो वहाँ पर जो है ओजोन लेयर नहीं है, तो अगर वहाँ पर जाएंगे तो हम स्किन कैंसर और कैटरैक्ट और बाकी बीमारियाँ लग जाएंगी। तो उस वहाँ पर अगर हमें जाना है, ओजोन लेयर वहाँ पर नहीं है और मार्स पर अगर जाना है, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर स्पेशल तरह के कोई सूट डेवलप करने पड़ेंगे, ड्रेस डेवलप करने पड़ेंगे, या फिर वहाँ पर हम घर बना सकते हैं, अंडरग्राउंड घर बना सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं मार्स पर। उसके सरफेस पर अभी भी रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कोई यूवी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने वाली ओजोन लेयर नहीं है, जो कि सिर्फ कहाँ पर है, वो अर्थ पर है। तो ये देख रहे हैं हम कि किस तरीके से शील्ड बनाकर, एक ब्लैंकेट बनाकर रखती है ओजोन लेयर, और ये डेंजरस जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनको, यूवी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है और नीचे अर्थ सरफेस पर नहीं आने देती। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन क्या होता है, कैसे होता है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बनता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। और इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं उनसे। और ये क्या होता है, जब ये होता है ओजोन, तो फॉर्मेशन ऑफ जो ओजोन बनता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है ओजोन का बनना। और ये फोटोकेमिकल मैकेनिज़्म की ये रिएक्शंस जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि ओजोन की फॉर्मेशन होती है, इसको डिस्कवर किया था ब्रिटिश फिजिस्ट सिडनी चॉपमैन ने इन 1930 में। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ओजोन की जो फॉर्मेशन होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती है। और 3 तरह के ऑक्सीजन आलोट्रॉप्स होते हैं जो ऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आलोट्रॉप्स वो होते हैं एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ क्या क्या एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में भी कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी, और ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी। तो जब रिएक्शंस होती है तो होता क्या है कि लोअर मीजोस्फीयर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ओजोन क्या होता है कि वो यूवी रेडिएशन के थ्रू ब्रेक होता है बॉन्ड, और ये कौन सा ऑक्सीजन O2 जो है उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है तो बन क्या रहा है, ऑक्सीजन एटम बन गया है, अकेला अकेला ऑक्सीजन एटम। जब एक से ज़्यादा जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन एटम बन रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, लोअर मीजोस्फीयर में, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको मीजोस्फीयर कहते हैं, और मीजोस्फीयर का जो लोअर पोर्शन है वहाँ ये रिएक्शन होती है। और फिर अपर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन एटम बना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, O3 ओजोन बनता है, O3 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। और यहाँ पर M क्या हो गया, ये रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, N2 और O2 होते हैं जो कि एक्सेस एनर्जी जो रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के दौरान उसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि स्टेबल ओजोन मॉलिक्यूल बन सके। तो इस तरीके से क्या रिएक्शन स्टेबल हो पाए, तो ये होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कभी ये पूछ लेते हैं कि जब ऑक्सीजन का यहाँ लोअर मीजोस्फीयर में ब्रेक डाउन होता है यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो यूवी रेडिएशन की रेंज क्या होती है, वो होती है 2 <240 नैनोमीटर के फॉर्म में होती है ये यूवी रेडिएशन। तो इसमें ऑक्सीजन क्या है वो ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन एटम बन जाते हैं, ये जो हम देख पा रहे हैं। और फिर ये ऑक्सीजन जो है कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, यहाँ पर हम देख रहे हैं एटम बना, तो फिर ओजोन बन जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो कभी कभी ये वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं कि, तो वेवलेंथ होती है <240 नैनोमीटर। तो ये प्रोडक्शन ऑफ ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल प्रोसेस से होता है, और ये बैलेंस रिएक्शन होती है, बिल्कुल बैलेंस रहती है। और जब क्या होता है कि क्योंकि सिर्फ एक, जब हम ऑक्सीजन एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो 3 फॉर्म में ऑक्सीजन वहाँ एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो जब ओजोन बनता है फिर ओजोन की ब्रेक डाउन भी होती है, यूवी रेडिएशंस आती हैं तो ओजोन O3 ब्रेक डाउन होता है तो बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम। तो फिर क्या होता है कि ओजोन तो वहाँ बहुत सारे
कंसनट्रेशन होती है, बहुत सारे होते हैं नंबर में, तो O3 ऑक्सीजन से भी मिलता है और 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल निकलते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस चलती रहती हैं, जहाँ ऑक्सीजन भी बनता है, ऑक्सीजन एटम भी बनता है, ऑक्सीजन मालिक्यूल भी बनता है और ओजोन भी बनता है। तो ये डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन का रिएक्शन जो है ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इक्विलिब्रियम में ये चलता रहता है, तो ओजोन की कंसनट्रेशन बराबर रहती है। लेकिन क्या हुआ है कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती हैं और नेचुरली बनता है। इसके अलावा कुछ एयर पोल्यूशन जो ऐड हो गए हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, तो अब क्या है, नेचुरल जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, क्योंकि पोल्यूटेंट गैसेज भी ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ गया है। तो ये तो हो गया स्ट्रेटोस्फीयर की बात, कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन कैसे फॉर्मेशन होती है और कैसे ब्रेकडाउन होती है। लेकिन ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन बनता है। वो ट्रोपोस्फीयर में हमने ये डिस्कस किया कि वो क्या होता है, एक्ट करता है एज ए पोल्यूटेंट। और जब होता क्या है कि जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और बाकी जो ऑक्साइड्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करते हैं ने, तो फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूवी रेडिएशन से मिक्स हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और साथ में निकल गया ऑक्सीजन एटम। तो अब क्या है कि नीचे ट्रोपोस्फियर में ऑक्सीजन मालिक्यूल हैं और ये ऑक्सीजन एटम ये मिलेंगे और अल्ट्रा जो रेडिएशन की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में बन जाएगा O3 मालिक्यूल। तो इस तरीके से ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन बनता है। तो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि ओजोन जो ग्राउंड सरफेस पर बनता है वो क्या बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये क्या करता है, हार्मफुल भी होता है। तो नेक्स्ट है कि कॉज क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है क्योंकि फ्री रेडिकल्स जैसे कि हाइड्रोक्साइल रेडिकल OH, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स, एटॉमिक क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये बढ़ जाते हैं जब, तो ओजोन की डिप्लीशन होने लगती है, क्योंकि यही जो रेडिकल्स हैं ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन मालिक्यूल को डिप्लीट करते हैं। तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। ये कुछ केमिकल हैं जो ओजोन की डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो CFC क्या होता है, ये बना होता है कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन का, और 80% जो है ओजोन की डिप्लीशन कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट जो ब्रोमीन के जो कंपाउंड होते हैं जो बने होते हैं वो ज़्यादा डिप्लीट कर सकते हैं ओजोन को एज़ कम्पेयर टू, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ओजोन को डिप्लीट करने की एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन के। लेकिन क्लोरीन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और इस वजह से हम क्लोरीन को ज़्यादा मानते हैं कि वो डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। तो क्या होता है कि ट्रोपोस्फियर में ओजोन इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जब ये जाता है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ट्रोपोस्फियर में इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन रिएक्टिव कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा कभी कभी हम देखते हैं F11, F12, F13, ये फ्रियोन, ये क्या चीज़ें हैं, ये ट्रेड नेम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो हमने देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में तो स्टेबल होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जाकर ये ब्रेक डाउन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब UV रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में आता है तो वहाँ पर फ्री क्लोरीन एटम निकलता है, जो कि ओजोन के साथ क्या रिएक्ट करता है O3 के साथ, तो ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाता है। क्लोरीन और ऑक्सीजन मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, और साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन मालिक्यूल भी रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी तो हमने देखा कि वो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन
एटम बन गया। अब ऑक्सीजन एटम और ओजोन मिलेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। इस तरीके से क्या ओजोन की डिप्लीशन होती है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, ब्रेक डाउन होता है तो CfCl2 बनता है और क्लोरीन रेडिकल बाहर निकलता है। ये क्लोरीन रेडिकल Cl अनस्टेबल होता है, ये ओजोन के साथ O3 के साथ मिलता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये जो हमने पढ़ा, और प्लस ऑक्सीजन भी निकलता है ये रिएक्शन में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं सेकंड रिएक्शन में कि ये क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, ये क्लोरीन रेडिकल ये वाला, ये क्या कर रहा है कि ओजोन को चेंज कर गया है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पीछे ओजोन थी जिसको डिप्लीट कर गया और क्या बन गया, O2 बन गया। इसके अलावा कि नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो ClO बना, जो हमने देखा यहाँ पर कि ये ClO ये क्या करता है, ये फर्दर रिएक्शन होती है इसकी। तो क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में भी होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ClO ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है तो O2 बन जाता है, इधर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है और क्लोरीन रेडिकल फिर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये क्लोरीन रेडिकल दोबारा से क्या करेगा, ये वाली रिएक्शन करेगा, ओजोन से फिर मिलेगा और फिर ClO बना देगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन डिप्लीट होता रहता है। तो हम ये देखते हैं कि एक क्लोरीन जो एटम होता है ये लगभग 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर सकता है, क्योंकि इसकी एज भी कितनी होती है, अबाउट 100 ईयर्स तक इसकी एज होती है। तो क्लोरीन एटम क्या करता है, एक्ट करता है एज कैटालिस्ट, जो कि ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस के लिए एज ए कैटालिस्ट क्लोरीन एक्ट करता है। तो ये कुछ रिएक्शन होती हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे। और ओजोन का डिप्लीशन का जो है इफेक्ट पोलर रीजन पर ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, जो क्या कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है इक्वेटर के आसपास, वहाँ से ज़्यादा पोल्स पर ओजोन की डिप्लीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और पोल्स पर ही ज़्यादा कहाँ पर, साउथ पोल जो है अंटार्कटिका रीजन, वहाँ पर ओजोन की डिप्लीशन ज़्यादा हुई है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ज़्यादा देखी गई है। और इस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर और अंटार्कटिका के ऊपर जो देखा है उसको हम टर्म दिए हमने ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है, कोई होल नहीं होता, क्या ऐसे अगर समझ लें हम कि ये एक ओजोन लेयर है ये, तो यहाँ पर ये जो हैं डॉट्स ये ओजोन मॉलिक्यूल हैं, O3 मॉलिक्यूल। तो इसकी कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं कि इस लेयर के अंदर काफ़ी है। तो अगर रेडिएशन UV रेडिएशन आ रही है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व हो जाएगी और नीचे नहीं होगी। लेकिन जब ये दूसरी हम लेयर बनाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डॉट्स हैं ये ओजोन मॉलिक्यूल हैं, तो ये कम है, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कम कर गई या कोई और ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज। तो यहाँ पर ईजिली जो हैं ऑब्ज़र्व नहीं होंगे, नीचे आ जाएंगे अर्थ सरफेस की तरफ बिना ऑब्ज़र्व हुए। तो इस कंडीशन को जब ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं, ओजोन होल। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है। पहली बात यह है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल को डिस्कवर किया था, ये ब्रिटिश अंटार्कटिक के सर्वे करने वाले साइंटिस्ट थे फरमन, गार्डिनर और शेंकलिन ने, जिन्होंने 1985 में ओजोन होल को डिस्कवर किया था। और क्या होता है कि जब ओजोन का लेवल 220 डॉप्सन यूनिट से DU से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन जब ओजोन का लेवल 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओजोन होल। इम्पॉर्टेंट होता है। और अंटार्कटिका के ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, लगभग -78 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, इवन उससे भी मतलब -90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम नोटिस किया गया अंटार्कटिका के ऊपर जो टेम्परेचर है। तो इस कम टेम्परेचर होने की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर बन जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। और ये जब बनता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, इसके साथ साथ क्या बनता है, ओजोन अंटार्कटिका के ऊपर बनता है एक साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, साइक्लोन बन जाता है जिसको बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। एक तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बना और वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन बन गई। तो जब साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है तो वहाँ पर ऐसे बन गया तो उसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन जो हों वो इकट्ठे होते रहते हैं और वो फिर होता क्या है कि वो जैसे जैसे रिएक्शन सर्दियों में, विंटर में, ये ब्रोमीन और क्लोरीन एटम इकट्ठे होते जाते हैं
एकमुलेट होने लगते हैं तो जब ये सर्दी में इकट्ठे होते रहते हैं। और जब स्प्रिंग सीज़न आता है, बाहर का मौसम आता है, क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर 6 महीने रात रहती है और 6 महीने अंटार्कटिका में दिन होता है। तो रात के जब होती है जिन दिनों में, उस समय बहुत ठंड होती है साउथ पोल पर। तो जब वापस स्प्रिंग टाइम आता है तो वहाँ सन रेडिएशंस आने लगती हैं। तो तब होता क्या है कि ये क्लोरीन और जो वोर्टेक्स है ये ख़त्म होने लगता है, साइक्लोनिक कंडीशन, और क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज़ होने लगता है। तो फिर ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम जो डिप्लीशन होती है ओजोन की अंटार्कटिका में, वो स्प्रिंग सीज़न में होती है, देखने को मिलती है। तो पोलर वोर्टेक्स जो साइक्लोनिक कंडीशन बनती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है नॉर्थ पोल में, और क्लॉकवाइज होती है इसकी डायरेक्शन इन साउथ पोल में पोलर वोर्टेक्स की। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये क्या है कि जैसे ये अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ये जो है साइक्लोनिक कंडीशन बनी है, इसको बोलते हैं वोर्टेक्स। इस वोर्टेक्स के अंदर गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती, और क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत इकट्ठा होने लगता है रिएक्शन के थ्रू। और जो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो मेन मैकेनिज़्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सारा कवर नहीं हो पाता, और मैकेनिज़्म उसमें पढ़ेंगे हम अलग से। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है कि मैक्सिमम हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ और थ्योरी वाइज हम लिख पाएँ, उस तरह से हम इसको कवर करेंगे। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर वोर्टेक्स कंडीशन बन जाती है, क्लोरीन और ब्रोमीन इकट्ठे होते जाते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है, रेडिएशंस आती हैं, तो वोर्टेक्स ये ख़त्म होने लगता है, साइक्लोनिक कंडीशन, क्लोरीन ब्रोमीन रिलीज़ होते हैं, और फिर ओजोन की डिप्लीशन क्या है मैक्सिमम तब देखने को मिलती है स्प्रिंग सीज़न में। ये हम अंटार्कटिका होल देख पा रहे हैं, ये रेड वाला जो है पोर्शन है इसमें। तो ये क्या है, ये ओजोन होल है, रेड वाला पोर्शन। ये तो ये 1981 में था, ये 1991 में था, और बढ़ गया ये 1991 में, और ये 2006 की पिक्चर है जब इतना ओजोन होल बढ़ गया था, ये ओजोन होल। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल बना है, ये 1981 और 2006 में। लेकिन अब जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अच्छी सक्सेसफुल हुई है, और उसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन अब ठीक होने लगी है, तो ओजोन होल कम हो रहा है इसकी है, ये हम स्टडी अब कर पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट राइज ये होता है कि मेजर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जापान वगैरह, तो वो इक्वेटर के आसपास हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में है। तो फिर ओजोन होल जो है वो पोल्स पर क्यों बन रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर क्यों बना? तो इसके दो मेन कारण हैं। एक कारण ये है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती है वो एक ही जगह जहाँ पर ओरिजिन होता है वहीं नहीं रहती, एटमॉस्फेयर में जहाँ रिलीज़ हुई उसी के ऊपर नहीं रहेगी। और दूसरे नंबर पर होता क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जैसे हमने देखा लगभग 100 ईयर तक रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि इनकी जर्नी चलती रहती है, काफ़ी लंबी होती है, और ये ट्रोपोस्फियर से कहाँ पहुँच जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में पहुँच जाते हैं। तो जो कि एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस इन ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है। लेकिन जब स्ट्रेटोस्फियर में जाता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से वहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहाँ पर क्लोरीन रेडिकल निकलते हैं। तो ये चीज़ वहाँ देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। तो होता क्या है कि विंड्स की वजह से ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसको काफ़ी टाइम मिलता है, और ये थ्रू आउट द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंक्लूडिंग कहाँ पर, पोल्स तक पहुँच जाता है, क्योंकि इसकी एज लंबी होती है। और ये दूसरे नंबर पर कारण ये होता है कि ये ट्रोपोस्फियर में रिएक्ट नहीं करता, तो स्ट्रेटोस्फियर तक ये पहुँच जाता है। तो दूसरा ये होता है कि जब ये पूरे तरीके से ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो कंडीशन होती है अंटार्कटिका के ऊपर, वहाँ पर क्या होता है कि एक तो पोलो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोड बनते हैं, दूसरे नंबर पर वहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो ऐसा कंडीशन बन जाती है वहाँ पर कि
ये वो ओजोन डिप्लीटिंग जो होती हैं कंडीशन, वो वहाँ पर ज़्यादा होती है अंटार्कटिका के ऊपर। उसी वजह से वहाँ पर कंसनट्रेशन जो है ओजोन की कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिप्लीशन होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन पे। तो ऐसे ओजोन जो ये पोलोस्टैटिक स्फीरिक लोड जो बनता है वो आर्कटिक के ऊपर भी बनता है, लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता आर्कटिक के ऊपर, इसलिए पोलोस्टैटिक स्फेरिक जो क्लोड है फॉर्मेशन है वो लेस कॉमन है ओवर द नॉर्थ पोल के ऊपर, आर्कटिक के ऊपर, लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर ये मोर कॉमन है। तो ये कंडीशन है कुछ कि भाई क्यों पोल्स पर ही ओजोन होल होता है, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर। तो मेन रीज़न यही है कि यहाँ से जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होता है तो वो एक जगह तो रहता नहीं है और ट्रोपोस्फेयर में वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो वो पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में और थ्रू आउट द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर, तो जब वो पोल्स पर पहुंचता है तो पोल्स में कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक लोड भी बनता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये रिएक्शंस के लिए जो ओजोन डिप्लीटिंग गैस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ये कंडीशन फेवरेबल होती है। तो उस वजह से अंटार्कटिका में क्या है, मैक्सिमम डिप्लीशन होती है ओजोन की एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। और आर्कटिका का केस ये है कि यहाँ भी इतना लो टेम्परेचर नहीं होता, तो यहाँ भी लेस कॉमन होता है ये पोलो स्ट्रेटोस्फेरिक लोड वगैरह बनना। तो लास्ट मतलब ये क्वेश्चन आता है फिर कि इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं ओजोन डिप्लीशन के। तो ओजोन डिप्लीशन से ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आएंगी तो उससे क्या होता है, ह्यूमन की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि ये स्किन डिजीज़ होंगे, स्किन कैंसर होगा, सन बर्न हो सकता है, कैटरैक्ट, एजिंग हो सकती है, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि स्किन और आई कैंसर होता है यूवी रेडिएशन से एनिमल्स को। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज वजह से उन पर उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा, फ्लावरिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और जो फॉरेस्ट हैं खासकर टेरेस्ट्रियल रीजन में उन पर भी इफेक्ट पड़ता है यूवी रेडिएशन का। अगर ओजोन डिप्लीट हो गई तो बहुत नुकसान होगा इन पर भी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लैंकटॉन्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, खासकर फाइटो प्लैंकटॉन्स पर। और फूड चेन शुरू होता है ज़्यादातर, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन वगैरह वो फाइटो प्लैंकटॉन से शुरू होता है। तो अगर फाइटो प्लैंकटॉन से नहीं रहेंगे तो पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके अलावा क्या करता है ओजोन, ये डैमेज करता है अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस को, यूवी रेडिएशन डैमेज करती है, जैसे कि एम्फीबियंस के स्टेज को, फिश को, क्रैब को, श्रिम्प्स को, और अदर मैरीन एनिमल्स को। तो इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे अगर ओजोन डिप्लीट होगी तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पर भी इफेक्ट पड़ता है यूवी रेडिएशंस का, क्योंकि चाहे जो सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज के, जहाँ सिंक्स हैं जो ऑब्ज़र्व करती हैं, जैसे प्लांट वगैरह अगर ख़त्म हो जाएंगे तो सीधा अगर प्लांट ख़त्म होते हैं तो ऑक्सीजन साइकिल ही नहीं चल पाएगी, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल सीधा इफेक्ट पड़ेगी, कार्बन साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है कि प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मैटर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो गैसेस जो रिलीज़ होती हैं वगैरह, एटॉमिक गैसेस, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है प्लांट से, तो वो नहीं रहेंगे तो कैसे रिलीज़ होगा ऑक्सीजन। तो इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल में लैंड पर हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या फिर वाटर के अंदर एक्वेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उन पर इफेक्ट पड़ेगा, उनका नंबर कम होगा तो नाइट्रोजन साइकिल पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से बायोजियोकेमिकल साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ता है ओजोन का, लेयर डिप्लीशन का। और फिर इफेक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि यूवी रेडिएशन अगर अर्थ सरफेस पर पहुंच जाएंगी तो ट्रोपोस्फेयर में जो गैसेज हैं उनको कंटेमिनेट कर देगी, और बहुत सारी जो रिएक्शंस में हैं चेंजेस आती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो भी उनमें चेंजेस आएगा अगर यूवी रेडिएशन अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं। तो मटेरियल पर भी इफेक्ट पड़ता है, पॉलीमर्स पर, नेचुरल अकरिंग बायोपॉलीमर्स पर, और बाकी जो कमर्शियल गुड्स हैं जैसे ये कपड़ा हो गया, लेदर हो गया, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है यूवी रेडिएशंस का। तो लास्ट ये है कि हमने कंट्रोल मेज़र क्या हैं, क्या किस तरीके से हम ओजोन लेयर को डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बैन करना होगा ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस का, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन
को रिलीज़ होने से रोकना होगा। इसके अलावा गैसेस जैसे ये फ्रीऑन गैसेस जो यूज़ होती हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, सुपरसोनिक जेट में, उनको रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होता, लेकिन अब हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, तो इसको भी हम अब हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इसको भी अब यूज़ नहीं करेंगे एज ए कूलेंट। तो इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि ओजोन की जो डिप्लीशन हो रही है उसको रोका जाए, और काफ़ी हद तक हम उसको कर भी रहे हैं। और जब से ओजोन के होल को डिस्कवर किया गया है अंटार्कटिका के ऊपर, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जैसे कि वेना कन्वेंशन हुई थी, ये वो वेना में हुई थी, ऑस्ट्रिया में है 1985 में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए वेना कन्वेंशन हुई थी 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी 1987 में, ये हुई थी मॉन्ट्रियल में, ये क्यूबेक कनाडा में जगह है वहाँ पर। और ये किसके लिए हुई थी? जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन के डिप्लीशन के लिए, उसको रोकने, उन सब्सटेंस को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टाइम टू टाइम फिर काफ़ी टाइम टू टाइम सेवरल टाइम ये क्या हुई है, अमेंडेड भी होती रही है। जैसे फर्स्ट टाइम ये 1990 में लंदन में अमेंड की गई थी, फिर कोपनहेगन में 1992 में, फिर वीना में 1995 में, फिर मॉन्ट्रियल में 1997 में, बीजिंग में 1999 में, और लेटेस्ट जो है किगाली में 2016 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही पार्ट है, वो अमेंड की गई है। तो हर साल इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है ऑन 16 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये एनिवर्सरी डे होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो उसके डे से हमने ये शुरू किया था मनाना। हाँ, और फर्स्ट जो है वो ये ओजोन इंटरनेशनल ओजोन डे ये सेलिब्रेट किया गया था 16 सितंबर 1995 में। तो उसके बाद लगा हर साल हम 16 सितंबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू।